परम आदरणीय राज्यपाल गुजरात, राज्यपाल महाराष्ट्र आचार्य देवव्रत जी, जगदीश चंद्रा सर, मनोज जिज्ञासी जी को एक और बधाई। आज जो गेम चेंजर आपने अभी जिसका ट्रेलर देखा है उसका 1 साल आज पूरा हो गया है, तो मनोज जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मंच पर राज्यपाल महोदय के सचिव प्रशांत जी। मुझे पता नहीं था मुझे बोलना है, लेकिन आचार्य जी के पास आके और इनके बारे में बोलना हमेशा ही अच्छा रहता है। और मुझे लगता है कि इनसे वैसे तो अब पूरा देश परिचित है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज भी लोगों को शायद नहीं पता, और वो बातें अगर पता लगे तो मुझे लगता है राजनेताओं के साथ साथ आम लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी और एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरह का आचरण करेंगे तो उसका फायदा समाज को ही नहीं मिलेगा, देश को भी मिलेगा और सभी लोगों को मिलेगा। आप राज्यपाल कैसे बने, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो अभी जगदीश चंद्रा सर ने बताई। और ये राजनीतिक तौर पे इनका ना कोई बैकग्राउंड था। आप सबको जान के हैरानी होगी कि इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम किया उसके बलबूते पर इनका चयन हुआ और पहली बार इनको हिमाचल का राज्यपाल बनाया गया। और क्योंकि ये ना लॉबिंग करते थे, ना किसी राजनीतिक दल का हिस्सा थे, ना किसी संगठन का हिस्सा थे, एक स्कूल में जो आर्य समाज का स्कूल था, जो आज भी कुरुक्षेत्र में चलता है, अगर आप देखें गुरुकुल के नाम से, ये उसको चलाते थे प्रिंसिपल के तौर पे, और वहां पर एक तरह से आप कह रहे हैं आर्य समाज के लिए काम करते थे। और वो आपको और भी आश्चर्यचकित करेगा जब मैं सर के बारे में आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा कि आप कहेंगे कि ऐसे लोग अगर इन पदों पर बैठ जाएं तो इस देश को कितना भला इस देश का हो सकता है। आर्य समाज का वो जो स्कूल था वो एक तरह से बड़ी ऐसी दयनीय हालत में था कि रिसोर्सेज की कमी थी और बच्चों के लिए पूरी संस्था इतना उसका वो नहीं था, साधन नहीं थे कि बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था भी ढंग से हो सके, पढ़ाई के लिए अच्छे कमरे उन्हें उपलब्ध कराए जा सके। तो कुल मिलाकर वो पूरा स्कूल एक ऐसी अवस्था में था, जिन लोगों ने वो देखा वो बताते हैं कि स्कूल के कमरों में भी जब बारिश होती थी तो बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती थी क्योंकि वो कमरे टपकते थे। उस स्कूल की बागडोर जब इन्होंने संभाली, और शायद 19 साल की उम्र में जो मुझे पता है कि सर ने वो लिया था, और इनको एक बात का वो था कि ये काम बहुत करते थे लेकिन इनको कोई सीरियसली इसलिए नहीं लेता था क्योंकि बहुत ज्यादा यंग थे, तो इन्होंने बाल भी सफेद किए थे, मुझे याद है, कि ताकि लोग थोड़ा इनको सीरियसली ले। और जो सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है जो आप लोग आज के इस दौर में, मुझे लगता है कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, उस स्कूल को चलाने के लिए जिस तरह से इन्होंने संसाधन जुटाए वो आज भी आप सबकी आंखें खोलने के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब इन बच्चों के लिए, और वो बच्चे भी कोई बहुत अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे नहीं थे, निश्चित तौर पर उस आर्य समाज के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे वो गरीब घरों के बच्चे थे, ज्यादातर गरीब थे, जिनके पास फीस तो छोड़ो, वर्दी सिलाने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जब संसाधनों की कमी हुई तो आचार्य जी ने अपने आप एक तरह से, जो हमारी परंपरा है गुरुकुल की, भिक्षा मांगकर उनके लिए अनाज तक इकट्ठा किया है। और वो आप आगे सुनिए कि वो अनाज भी कोई ऐसा नहीं कि संपर्क किया और टेलीफोन पे बोला और किसी ने आके हॉस्टल में कोई चावल भेज दिया, आटा भेज दिया या कुछ। आप हैरान हो जाएंगे, गांव में निकलते थे भरी धूप में, जून जुलाई में, जबकि हरियाणा में अगर आप लोग जाए बहुत गर्मी रहती है, जून जुलाई में गांव में निकलते थे, लोगों के घर जाते थे, जो लोग दान करना चाहते थे उनसे वो दान अनाज लेते थे बच्चों के लिए। उस अनाज को पीठ पर उठाते थे, पीठ पर उठाकर अकेले गांव में एक जगह इकट्ठा करते थे। उसके बाद क्योंकि संसाधनों की इतनी कमी थी, किसी ट्रैक्टर वाले को या ट्रक वाले को खासकर उसको रिक्वेस्ट करते थे कि बच्चों के स्कूल तक उस अनाज को छोड़ दे। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि वो, क्योंकि वो ये सब एक तरह से मुफ्त में करते थे, तो इन्हें 2-2, 3-3 घंटे उस अनाज के पास धूप में खड़े होके इंतजार करना पड़ता था कि वो कब ट्रॉली वाला फ्री होगा, ट्रैक्टर वाला फ्री होगा और वो अनाज फ्री में उस स्कूल में लेके आएगा जिन बच्चों को उसकी जरूरत थी। इस तरह से इन्होंने 2-3 साल किया। और एक बार ये बीमार भी पड़ गए थे, बहुत ज्यादा बीमार ये पड़े थे, उसमें नेचुरोपैथी से ये ठीक हुए। और उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा क्या इन्होंने कोर्स करके डॉक्टरी की वो हासिल की। वो मेहनत करने के बाद जब समाज में इनका नाम बना और जब वो गुरुकुल
चल निकला और वहां के बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे तो समाज की नजर इनकी तरफ गई। और जो 19 साल के 18-19 साल की उम्र में जो समाज सेवा इन्होंने उस गुरुकुल से शुरू की थी, उसका फल आप देखिए किस तरह से मिला, जो इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, ना इन्होंने कभी ये सोच के उन बच्चों के लिए अनाज जुटाया था, उन गरीब बच्चों के लिए उनको पढ़ा लिखाया। और उनमें से कुछ बच्चे आगे चल के अच्छी नौकरियों में लगे। आज वो गुरुकुल, अगर आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र की बात करें, आज वो गुरुकुल देश में एनडीए में हर साल 12-12 बच्चे भेजता है। आज वो गुरुकुल आपके ऑल इंडिया के जितने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं, हर साल 12 बच्चे 15 बच्चे उस गुरुकुल से निकल के वो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स में आके सिलेक्ट होते हैं। आज वो गुरुकुल आप देखेंगे बिल्कुल अलग है। वहां पे अगर आप जो टेस्ट बच्चों के एडमिशन्स के लिए होता है, उसमें 200-250 सीट्स के लिए 7-8 हजार बच्चे अपीयर होते हैं और कॉम्पिटिशन्स में उसमें एडमिशन्स होती है। उस गुरुकुल में आज जो शूटिंग रेंज है बच्चों के लिए, इतनी मॉडर्न पढ़ाई वहां हो रही है, उसमें जो शूटिंग रेंज है वो आर्मी के बराबर की शूटिंग रेंज है, जो बच्चों को जहां पर शूटिंग सिखलाई जाती है, बच्चों को हॉर्स राइडिंग सिखलाई जाती है। और आचार्य जी के जो घोड़े हैं आप उनको देखेंगे तो वो उन्होंने पुलिस के, पंजाब पुलिस के साथ इनके 1-2 बार कंपटीशन हुए तो इनके बच्चे पंजाब पुलिस के बराबरी पे वहां पर उनको हॉर्स राइडिंग में सफल हुए। तो ये जो मैं सिर्फ ये इतना कह रहा हूं कि मेहनत और एक ऐसा हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने बिना सेल्फलेस होके, बिना किसी इस मोटिव के एक गुरुकुल में बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाया, बच्चों के लिए अनाज तक इकट्ठा किया। उसके बाद जब समाज सेवा में उस गुरुकुल का नाम हुआ तो आचार्य जी को 2014 में, जो मेरी सूचना है, ये मैं आचार्य जी से कभी बात नहीं की, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 का इलेक्शन लड़ा था तो वो चाहते थे कि देश में ऐसे लोग राजनीति में आए जिनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में ना हो। और इस मोटिव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरे देश में एक सर्च अभियान पार्टी की तरफ से चलाया था, जहां वो ऐसे लोगों को टिकट देना चाहते थे जो लोग राजनीति में कभी नहीं थे लेकिन समाज सेवा से सीधे तौर पे जुड़े हुए थे। उस लिस्ट में इनका नाम आया जो इनको पता भी नहीं था। और वो लिस्ट जब गई तो इनका एक तरह से एमपी के लिए चयन हुआ था कुरुक्षेत्र से। लेकिन बाद में किसी कारणों से, राजनीति में आपको पता है हर चीज निश्चित नहीं रहती, बाद में किसी वजह से इनको उस बार का टिकट नहीं मिला। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार देश में बनी तो मोदी जी को इनका बायोडाटा याद था, उन्हें पता था, उनके पास सूचना थी, हालांकि वो इनको कभी नहीं मिले थे, लेकिन उनके पास ये सूचना थी कि ये व्यक्ति एक गुरुकुल को चलाता है। और जो मैंने आपसे बातें शेयर की उनमें से शायद बहुत सारी बातें उनके पास थी। और ये कितना बड़ा उदाहरण है कि एक व्यक्ति को उन्होंने गवर्नर के पद पे आसीन किया सिर्फ इसलिए कि समाज सेवा में उनका बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा जुड़ाव था। और तभी जो अभी जगदीश चंद्रा सर ने आपसे बात शेयर की कि जब पहली बार इन्हें गवर्नर बनाया गया, 5 राज्यपाल बनाए गए थे और टीवी पे नाम पढ़ते पढ़ते इन्हें पता चला कि ये भी राज्यपाल बन गए, जिस बात पे इनको शुरू में विश्वास नहीं हुआ। और बाद में जब वो बात कंफर्म हुई तो ये हिमाचल का राज्यपाल बन के आए। लेकिन उससे ज्यादा खुशी मुझे ये है जिस तरह से ये राज्यपाल बने उसके बाद भी इन्होंने अपना आचरण नहीं बदला। आज भी ये झाड़ू रखते हैं कार में और इनको कहीं भी कूड़ा दिखाई दे तो ये सफाई अभियान में जुट जाते हैं। गुजरात विद्यापीठ, वहां जो गुजरात में जो यूनिवर्सिटी है पुरानी, महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित की गई, उसके ये चांसलर है और उसमें इतना कूड़ा कचरा वहां था, ये खुद जाके इन्होंने उसकी सफाई की। और उस सफाई के बाद आज वो गुजरात विद्यापीठ अगर आप देखेंगे उसका रूप रंग पूरा बदल चुका है। राजभवन हिमाचल में जब ये थे, सबसे पहले इनकी एक बात मुझे जो बड़ी अपील की कि ये जिस तरह से आप जाएंगे, अगर बड़े बड़े राजभवनों में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा लाइटें जली मिलेंगी आपको, हर जगह आपको लगेगा कि सरकार किस तरह से काम करती है। सेक्रेटरीट में अगर आप जाएंगे, सरकारी दफ्तरों में आप जाएंगे, कितने ऑफिसर्स हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब वो ऑफिस में नहीं है तो एसी बंद हो, पंखा बंद हो, या सर्दियों में जहां, जैसे हम सर्दियों वाली स्टेट में जहां लोग रहते हैं वहां हीटर जलते रहते हैं दिन भर। तो आचार्य जी का एक नियम था कि जब ये कमरे से बाहर होंगे ये खुद उठ के राज्यपाल होते हुए भी सारी लाइट्स ऑफ करेंगे, उसके बाद ये बाहर निकलेंगे। और इन्होंने एक आदेश दिया कि जैसे एक बहुत बड़ा दरबार हाल था हिमाचल राजभवन, अगर आप आएंगे, अंग्रेजों के समय की बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो उसमें एक दरबार हॉल है। तो दरबार हॉल में बहुत झूमर लगे हुए थे जिसमें लाइटें जलती थी। तो इन्होंने आदेश दिया कि जब इस राजभवन के दरबार हॉल में कोई कार्यक्रम ना हो ये सारी लाइटें ऑफ रहेंगी। तो वो उस हिसाब से जब वो बाद में बिजली के बिल आए तो उसमें 40-42 लाख रुपए की बिजली की बचत हिमाचल के राजभवन में हुई, जो कि एक सामने सरकारी आंकड़ा था। उसी तरह इन्होंने दूसरे
गाड़ियों का मिसयूज, जो गाड़ियों का दुरुपयोग जनरली रहता है, वो बिल्कुल बंद किया। और आप हैरान होंगे, ये अपने राजभवन में, हिमाचल राजभवन में, ये अपने खाने का पैसा भी अपनी सैलरी से खुद देते थे। उसके बाद कुरुक्षेत्र, जैसे ये लेडी गवर्नर का जो रुतबा इनकी धर्मपत्नी को मिला है, उसमें एक दिन इनको पता चला कि लेडी गवर्नर जो है वो सिर्फ विद इन स्टेट ट्रैवल कर सकती हैं सरकारी गाड़ी में। तो वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में था, घर में इनका आना जाना वो बहुत नजदीक है, कुरुक्षेत्र शिमला से कोई ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जब इनको पता चला कि लेडी गवर्नर के एंटाइटलमेंट गाड़ी की सिर्फ हिमाचल में है, हरियाणा की नहीं है, तो जहां हिमाचल का बॉर्डर खत्म होता था उसके बाद जितने किलोमीटर गाड़ी चलती थी उसका पर किलोमीटर पैसा ये वहां भरते थे। इसी मुझे लगता है कि आज देश में 10 सालों वाला कोई राज्यपाल नहीं है। मुझे लगता है इसी वजह से आज इस पद पे बने हुए हैं। जैसे कि जगदीश चंद्रा जी ने कहा कि आम किसान का फोन भी ये सुनते हैं। और एक दिन हम लोग इकट्ठे सूरत में ट्रैवल कर रहे थे, तो किसान के साथ इनकी बात हुई और इन्होंने उसको उसके पूरे खेत में वो किस तरह से काम करे 15 मिनट लगा के उसको समझाया। तो ऐसा व्यक्ति, मुझे लगता है इस देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। और मैं कई बार इनको कहता हूं, जो ज्ञान का भंडार इनके पास, संस्कृत का जो विद्वता इनके पास है, जब ये श्लोकों का अर्थ बताते हैं तो मुझे तो बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलती हैं। तो मैं कई बार कहता हूं कि आज देश को अगर साधु संतों की जरूरत है तो ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो देश को नई दिशा दे सकें, जो देश को उसके ज्ञान के बारे में अवगत करा सकें और जिनका आचरण ऐसा हो कि जिसको देख के लोग सीख सकें। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं अपना भाषण खत्म करूंगा कि आचार्य जैसे अगर 10-12 राज्यपाल हमारे देश में कुछ और हो जाएं तो शायद देश की व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। धन्यवाद।